नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और आज अपने जो है 22 मार्च को जो पेपर हुआ है उसके अंदर जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं कि 22 मार्च के पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो वीडियो जो है अगर आपका पेपर हो गया है तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आपका पेपर नहीं हुआ है अब तक तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर आपके जो प्रश्न हैं वो आपके पीछे वाले जो पेपर है उनमें से रिपीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वीडियो जो है उसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ रहेगी उनकी नोटिफिकेशन इससे आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है एक डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं, जिसमें R1 की वैल्यू 8 ओम है और R3 की वैल्यू 3 ओम है, और यहाँ पर R2 की वैल्यू जो आपसे पूछ रखी है। और सर्किट के अंदर करंट का मान दे रखा है 15 एम्पियर और वोल्टेज का मान दे रखा है 24 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन जो है पीछे भी आपका जो है पेपर में आ चुका है, और सेम क्वेश्चन आज फिर आया है 22 मार्च को। तो ये वीडियो जो है मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके पेपर में। तो देखते हैं कि इसके अंदर कैसे अपने को निकालना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सीरीज़ के अंदर आपका जो है करंट का मान सेम रहता है और पैरेलल के अंदर वोल्टेज का मान समान रहता है। तो यहाँ से R1, R2 और R3 की जो वोल्टेज रहेगी वो आपकी 24 वोल्ट ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो करंट का मान रहेगा वो R1 के लिए अलग रहेगा, R2 के लिए अलग और R3 के लिए अलग रहेगा। तो अपने करंट का मान ही निकालते हैं। तो करंट का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो I बराबर V बटे में R। तो I बराबर V बटे में R, ये फॉर्मूला लगा के और अपने करंट का मान निकाल के देखते हैं कि R1 के अंदर करंट का मान कितना है। तो R1 के अंदर करंट का मान निकालने के लिए वोल्टेज कितनी? तो वोल्टेज आपकी 24 वोल्ट, और प्रतिरोध कितना? प्रतिरोध आपका 8 ओम। तो यहाँ से जो करंट का मान आएगा, करंट का मान कितना आएगा? तो करंट का मान आएगा 3 एम्पियर, यानी कि R1 के अंदर करंट कितनी जा रही है? तो 3 एम्पियर जा रही है आपकी। तो 3 एम्पियर यहाँ से अपने जो है R1 के अंदर करंट जा रही है। अब इसके बाद में जो है R3 के अंदर करंट का मान देखते हैं। तो R3 के अंदर करंट का मान देखने के लिए वही 24 आपकी वोल्टेज, और जो है आपका रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे? तो 3 ओम है। तो यहाँ से जो करंट का मान आएगा, करंट का मान कितना आएगा? तो 8 एम्पियर करंट का मान आएगा। तो अपने को पता लग गया कि R3 के अंदर करंट का मान कितना है? 3 एम्पियर है, 8 एम्पियर है। अब इसके बाद में जो है अपने को R2 के अंदर जो है करंट का मान देखना है। तो देखिए अभी आपके सामने जो है एक करंट का जो मान आ रहा है वो 3 एम्पियर आ रहा है, और एक करंट का मान आ रहा है 8 एम्पियर। तो टोटल कितना हुआ? यानी कि 11 एम्पियर जो है करंट आपके सामने आ चुकी है, लेकिन टोटल करंट कितनी होनी चाहिए थी? 15 एम्पियर। तो कितनी करंट बाकी है? तो 4 एम्पियर। तो ये जो 4 एम्पियर करंट है, ये बाकी बची हुई जो 4 एम्पियर करंट है, ये किसकी है? R2 की है। तो R2 की करंट का मान अपने को पता लग गया कि कितनी होगी? तो 4 एम्पियर होगी। अब अपने सामने R3 की करंट है, R2 की करंट है और R1 की करंट है। तो R2 की अपने पास करंट भी है और R2 की वोल्टेज भी है। तो अपने यहाँ से प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से अपने प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपने प्रतिरोध का जब मान निकालेंगे तो प्रतिरोध का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होगा? तो R बराबर जो है V बटे में I। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो R बराबर V बटे में I। तो यहाँ से V का मान कितना है? 24 वोल्ट। V का मान आपका है 24 वोल्ट, और जो है I करंट का मान कितना है? तो 4 एम्पियर। यानी कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस का मान आ रहा है, प्रतिरोध का मान आ रहा है वो कितना है? 6 ओम आ रहा है। तो अपने पास जो है 6 ओम कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर सी ऑप्शन जो है किया था, 6 ओम किया था, उनका ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया था कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है?
ये आपका क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए थे, यूरेका है, एबोनाइट है, मैग्नीन है, जर्मेनियम है। तो इसके अंदर जो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों, सही आंसर रहेगा जर्मेनियम। जर्मेनियम जो होता है वो आपका एक अर्धचालक पदार्थ होता है। और अर्धचालक पदार्थ की अगर अपने बात करेंगे, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा जो है वो जो है इसमें कौन कौन से अर्धचालक पदार्थ आते हैं, तो आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर ज़्यादातर जो है एक और पदार्थ की बात आती है, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन की जो है बात आती है एक, और जो आपका अर्धचालक पदार्थ की अगर बात आएगी तो केवल और केवल सिलिकॉन की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको जो है एक डायग्राम दिख रहा है जो है आपका सिंबल का, और आपसे पूछा गया कि ये जो डायग्राम है ये कौन से सिंबल का है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है मेज पंखा है, छत का पंखा है, ब्रैकेट फैन है, निकास फैन है। यानी कि आपसे पूछा गया है ये टेबल फैन है, सीलिंग फैन है, ब्रैकेट फैन है, एग्जॉस्टिक फैन है। तो इनमें से आपको जो है सही आंसर रहेगा दोस्तों, तो सही आंसर रहेगा ये जो डायग्राम है आपका, ये है आपका सीलिंग फैन का। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन किया है उनका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। इसके अलावा जो है अगर अपने बात करते कि ऑप्शन में होता कि आपका जो है ब्रैकेट फैन जो है उसका डायग्राम अगर दे रखा होता, तो उसके लिए उसने डायग्राम यही दे रखा होता, लेकिन उसके ऊपर इस तरीके से एक राउंड दे रखा होता। तो ये जो क्वेश्चन होता अगर सिंबल बना होता, तो इसका जो आंसर बनता वो क्या बनता, आपका सी ऑप्शन जो है इसका आंसर बनता इस कंडीशन में। लेकिन अगर अपने बात करें कि एग्जॉस्टिक फैन की बात आती कि ये अगर पेपर में पूछ लिया होता, तो इसका जो डायग्राम है वो आपको सिंबल कैसे देखने को मिलता, तो इस तरीके का अगर सिंबल आपको देखने को मिलता, तो ये जो सिंबल होता ये आपका जो डी ऑप्शन है एग्जॉस्टिक फैन है इसका बना होता। तो ये आपके जो है ऑप्शन थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने के लिए होता है। तो आपका जो है राउंड नोज प्लायर जो होता है, राउंड नोज प्लायर जो होता है उसका उपयोग जो होता है वो आपके हुक या फिर लूप बनाने के लिए, यानी कि गोल जो होता है कोई भी एक छल्ले के आकार के अंदर कोई तार को देने के लिए जो आपका राउंड नोज प्लायर है उसका यूज किया जाता है। इसमें आपको ऑप्शन में फ्लैट नोज प्लायर भी दिया था, लॉन्ग नोज प्लायर भी दिया था, डायगोनल कटिंग प्लायर भी दिया था, लेकिन इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों राउंड नोज प्लायर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, 240 वोल्ट आरपीएम आरएमएस के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है। 240 वोल्ट आरएमएस के लिए अधिकतम वोल्टेज मूल्य क्या है। तो इसके अंदर आपको जो है ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो इसके अंदर आपको जो है मैक्सिमम वोल्टेज का मान निकालना है। तो कैसे अपने मैक्सिमम वोल्टेज का मान निकालते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आपका जो है वी आर एम एस बराबर जो है 0.707 इंटू में वी मैक्सिमम, ये जो फॉर्मूला है ये आपका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए अभी देखिए आपके सामने किस किस की वैल्यू दी हुई है आपको। तो इसके अंदर आपको जो है वी आर एम एस की दी हुई है, यानी कि आपको 240 वोल्ट जो है ये वैल्यू वी आर एम एस की दी हुई है, और आपके सामने वही ये वैल्यू है 707। अब इसके बाद में अपने बात करेंगे वी मैक्सिमम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से अपने जो है अगर 240 में 707 को भाग देंगे तो उसके बाद में जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 339.5 वोल्ट, यानी कि इसके अंदर जो मैक्सिमम वोल्टेज का मूल्य रहेगा वो 339.5 वोल्ट रहेगा। तो जिन बच्चों ने ये किया है उनका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है कि ज्यावक्रीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है, यानी कि आपको जो है ऑप्शन में दिए गए हैं 1.11, 2.22, 4.44। तो ये आपको जो है ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो फार्म फैक्टर का मान पूछा गया कि फार्म फैक्टर का मान जो है एसी के अंदर कितना होता है। तो फार्म फैक्टर का मान होता है दोस्तों 1.11। और अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा होता कि आपके जो है पीक फैक्टर या फिर क्रेस्ट फैक्टर
पीक फैक्टर या फिर क्रेस्ट फैक्टर का मान जो है कितना होता है, तो आपका जो है 1.414 जो है पीक फैक्टर या फिर क्रेस्ट फैक्टर का मान होता है। ये आपका जो है पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किए जाते हैं, यानी कि आपकी जो ओवरहेड लाइनें होती हैं उसके अंदर जो उसकी लंबाई है वो अगर बढ़ानी है तो उसके लिए कौन सा जोड़ उपयोग किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए जो जोड़ उपयोग किया जाता है दोस्तों वो यूज़ किया जाता है वेस्टर्न यूनियन जोड़, यानी कि वेस्टर्न यूनियन जोड़ जो है उसका उपयोग किया जाता है आपकी ओवरहेड लाइनों की अगर लंबाई बढ़ाने की बात आएगी तो। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि कोई चालक पदार्थ है उसका जो है अगर व्यास जो है वो अगर अपने दोगुना कर दिया जाए तो उस कंडीशन के अंदर जो है प्रतिरोध के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो प्रतिरोध जो है 2 गुना तक बढ़ जाएगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा, आधा कम हो जाएगा, या प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि अगर जो है व्यास को अपने कम करेंगे या फिर दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध पर फर्क क्या पड़ेगा। तो जो है आपका प्रतिरोध होता है वो आपका कटाक्ष क्षेत्रफल यानी कि आपका जो एरिया होता है उसका जो व्यास होता है उसके विलोमानुपाती होता है, यानी कि अगर उसका जो प्रतिरोध है वो अगर बढ़ेगा तो कटाक्ष क्षेत्रफल घटेगा, यानी कि अगर अपने चालक के जो है व्यास को दोगुना कर रहे हैं यानी कि चालक के व्यास को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध सबसे पहली बात तो कम होगा। चालक के व्यास को अगर अपने बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध कम होगा। अब कितना कम होगा, तो जितना अपने उसको दोगुना कर रहे हैं तो इधर अपना जो प्रतिरोध है वो अपना दोगुना कम हो जाएगा, यानी कि इसने क्या किया है यहाँ पर तो अपने प्रतिरोध को दोगुना किया है, यानी कि उसका जो व्यास है उसको दोगुना किया है, तो दोगुना किया तो इसका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा, तो दोगुना कम हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ए ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने ये किया है उनका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसने पूछा है चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, यानी कि वही जो क्वेश्चन आपसे पीछे पूछा गया था वही आ गया कि आपका जो प्रतिरोध है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर जो होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो मैंने अभी बताया आपको कि कटाक्ष क्षेत्रफल के जो है अनुप्रस्थ कास्ट क्षेत्रफल के आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर जो है आपका ये जो है समानुपाती नहीं होता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो लंबाई होती है आपकी, यानी कि आपका जो प्रतिरोध होता है वो आपकी जो लंबाई होती है इस लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों डी ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन किया उनका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है पैरा चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पैरा चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, वायु है, इस्पात है, जल है, प्लेटिनम है। ये 4 आपको ऑप्शन में दिए गए हैं कि आपका जो है सही आंसर क्या रहेगा इसके अंदर आपका दोस्तों। तो इसके अंदर सही ऑप्शन आपका रहेगा जल, यानी कि आपका जो पानी होता है वो आपका डायामैग्नेटिक पदार्थ है। डायामैग्नेटिक पदार्थ पानी है। और अगर पेपर में क्वेश्चन आता कि आपका जो है फेरो चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो फेरा चुंबकीय पदार्थ जो है यानी कि लोहा चुंबकीय पदार्थ आपका जो है स्टील जो है, इस्पात जो है लोहा चुंबकीय पदार्थ की कैटेगरी में आएगा। और अगर पूछ लिया जाता कि पैरा चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं, तो पैरा चुंबकीय पदार्थ वायु और प्लेटिनम ये दोनों जो है ऑप्शन है ये आपके पैरा चुंबकीय पदार्थ के हैं। इसके अलावा अगर जो है डायामैग्नेटिक से पेपर में क्वेश्चन आता तो डायामैग्नेटिक से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि इसकी जो चुंबकशीलता का मान है वो इकाई से भी कम होता है। डायामैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ जो है उसकी चुंबकशीलता का मान जो है वो इकाई से भी कम होता है। अब ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते थे इसके अंदर। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बी एच वक्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। इसके अंदर आपको एक डायग्राम दिख रहा है और डायग्राम के अंदर एक्स बना हुआ जो है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इसके अंदर पूछा गया आपसे कि ये जो एक्स जहाँ पर बना हुआ है ये इतना जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं।
कोरेसिविटी बोलते हैं, संतृप्त बिंदु बोलते हैं, चुंबकीय बल बोलते हैं, अवशेष चुंबकत्व बोलते हैं। यानी कि कोरेसिविटी बोलते हैं, सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, मैग्नेटिज फोर्स बोलते हैं, या फिर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है आपको BH वक्र, जब मैंने आपको चुंबक चैप्टर करवाया था उसके अंदर मैंने आपको ये करवाया हुआ है, और मैंने जब वहाँ पर आपको बताया था कि किसी पदार्थ को अपने चुंबक बनाते हैं और विचुंबकित जब करते हैं तो उसके अंदर कुछ जो है मात्रा में अवशेष चुंबकत्व आपका जो है रह जाता है। तो कुछ जो है अवशेष चुंबकत्व रह जाता है, तो उस अवशेष चुंबकत्व को जो है ख़त्म करने के लिए विपरीत दिशा में एक बल लगाया जाता है, और जो विपरीत दिशा में जो बल लगाया जाता है उस विपरीत दिशा के अंदर लगाए गए जो बल होता है उसको क्या बोलते हैं अपने, कोरेसिव फोर्स या फिर निग्राहिता बल बोलते हैं। कोरेसिव फोर्स या फिर निग्राहिता बल बोलते हैं दोस्तों। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन किया है कोरेसिविटी, तो उनका ये आंसर जो है बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। यानी कि आपकी जो है एडी करंट के कौन सी जो है, ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सी चीज़ है जो एडी करंट के सीधे समानुपात में होती है दोस्तों। तो इसके अंदर जो है आपके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वोल्टेज होती है, धारा होती है, आवृत्ति होती है, या फिर प्रतिरोध होता है। तो सबसे पहले तो अपने बात करते हैं कि जो एडी करंट है उसका फॉर्मूला क्या है। तो एडी करंट का फॉर्मूला है WE बराबर जो है आपका किसके होता है, B मैक्सिमम की पावर स्क्वायर इनटू के अंदर आपका आता है F इनटू में T की स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है कौन सी विद्युत मात्रा के सीधे भंवर धारा समानुपाती होती है। तो मैंने आपको जो है पहले ही बताया हुआ है कि पेपर में 2 क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। एक तो पूरा सूत्र आने का चांसेस बनता है, और दूसरा जो है आपका यहाँ से जो है आपका इनमें से देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो इस सूत्र में दी हुई है। तो आपकी जो भंवर धारा होती है उसके जो है फ्रीक्वेंसी से संबंध भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये जो है मैंने आपको बताया हुआ है जब मैंने आपको DC जनरेटर चैप्टर करवाया था तब। तो ये क्वेश्चन भी आपका वहाँ से बनता है। तो इसके बाद में जो है अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। लिथियम सेल की वोल्टेज का मान आपसे पूछा गया है कि लिथियम सेल की वोल्टेज का मान कितना होता है दोस्तों। तो लिथियम सेल की वोल्टेज का मान होता है 2.5 वोल्ट। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन किया है उनका ये जो आंसर है बिल्कुल सही रहा होगा। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। यानी कि ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर किस लिए यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी आपकी कोर होती है उसको लेमिनेटेड आपका किया जाता है एडी करंट लॉस यानी कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, और उसके अंदर जो सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है, सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए। ये दोनों ही जो क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। इसके अंदर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वोल्टाइक सेल, लिथियम सेल, पारा सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। अब इसके अंदर जो है सही आंसर रहा होगा दोस्तों वो रहेगा सी ऑप्शन पारा। तो जिन बच्चों ने पारा या मरकरी सेल किया है उनका ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगर बात आ जाती फ़ोन की बैटरी कौन सी होती है तो लिथियम जो बैटरियाँ होती है वो फ़ोन के अंदर उपयोग की जाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा। यानी कि कम रेटिंग की करंट की एक केबल है उसको अगर बहुत अधिक मान की जो है अगर करंट से जोड़ दिया जाए तो उस तार के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उस तार के अंदर वोल्टेज पात बढ़ेगा, भार धारा बढ़ेगी, वोल्टेज पात घटेगा, गर्मी के कारण केबल ख़राब हो जाएगी। तो जैसे ही जो है अपने उसके अंदर करंट का मान बढ़ेगा तो आपको पता है कि जो है H बराबर क्या होता है I² RT होता है। H बराबर I² RT होता है।
H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, यानी कि जैसे ही करंट का मान बढ़ेगा उसके साथ साथ में हीट का मान, ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऊष्मा के कारण वो जो केबल होगी वो खराब हो जाएगी दोस्तों। तो इसके अंदर इसका जो सही आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन किया उनका ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है। वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए गोदाम वायरिंग में, औद्योगिक वायरिंग में, घरेलू वायरिंग में, बहुमंजिला वायरिंग में। तो इसके अंदर जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने किया है बहुमंजिला भवन के अंदर जो है तो उनका ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। इसके अलावा अगर बात आती पेपर में पूछ लेता कि बस बार वायरिंग का उपयोग किया जाता है, तो औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर बस बार वायरिंग उपयोग की जाती है। उसके बाद में समांतर, तो समांतर के अंदर बात आ जाती तो घरेलू वायरिंग जो होती है वो समांतर परिपथ के अंदर की होती है। अब इसके अंदर जो है अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। क्लीट वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, पीवीसी कंड्यूट तारों में, धातु कंड्यूट वायरिंग। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके अंदर जो है आपका सही आंसर है दोस्तों वो है क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग या फिर अपने बोल सकते हैं अस्थायी वायरिंग भी इसको बोला जाता है। तो अस्थायी वायरिंग है क्योंकि जो है अस्थायी प्रतिष्ठानों से मतलब क्या है कि कोई आपके विवाह शादी है या कोई आपका मेला वगैरह है तो वहाँ पर जो है एक बार क्लीट वायरिंग लगा दी जाती है ताकि उसको बाद में बाहर से ही अलग किया जा सके। उसको अस्थायी रूप से लगाकर जब यूज उसका ख़त्म हो जाए तो अपने निकाल कर तार जो है उसको अलग ले जा सके, तो उसके लिए। इसके बाद में अपने जो है अगर बात आ जाती है कि अपने जो है स्थायी वायरिंग किसके रूप में करते हैं, तो स्थायी वायरिंग जो होती है वो परमानेंट वायरिंग ज़्यादातर पीवीसी कंड्यूट तारों के रूप में करते हैं। तो पीवीसी कंड्यूट वायरिंग जो होती है वो आपकी स्थायी रूप से, और जो आपकी क्लीट वायरिंग है वो आपकी अस्थायी रूप से ज़्यादातर की जाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है आपसे पूछा गया है कि विद्युतीयमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। विद्युतीयमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी जो सही जो है आंसर रहेगा दोस्तों वो सही आंसर रहेगा कैंडला। तो इसके अंदर जो है इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो आंसर है वो क्या रहेगा कैंडला। अब इसके बाद में जो है इसके अंदर 4 इकाइयाँ आपको और दे रखी है। तो इसके जो स्टेरेडियन है, स्टेरेडियन जो होती है वो आपकी ठोस कोण की इकाई होती है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है, तो स्टेरेडियन होती है। इसके अलावा अगर अपने बात करेंगे प्रदीप्ति पुंज की, प्रदीप्ति पुंज की या फिर ल्यूमिनस फ्लक्स की जो इकाई होती है वो आपकी होती है ल्यूमन। इसके अलावा अगर बात करेंगे प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई जो है, प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई जो है या फिर प्रकाश की तीव्रता की इकाई बोल सकते हैं। प्रकाश की तीव्रता की इकाई क्या होती है, लक्स होती है। तो ये जो है यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है। यानी कि फ्यूज जो है वो आपका क्या है, एक नियंत्रक सामान है, यानी कि एक जो कंट्रोलिंग जो है डिवाइस है, या पकड़ने योग्य सामान है, या फिर जो है आपका सुरक्षा का सामान है, या फिर आपका निर्गत का सामान है। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके अंदर जो इसका सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सेफ्टी एसेसरीज। यानी कि ये आपका जो फ्यूज़ होता है वो आपका एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति होती है। और अगर अपने बात आ जाती कि कंट्रोलिंग डिवाइस स्विच, या फिर अपने बोल देता कि स्विच एक प्रकार का किस प्रकार का युक्ति है, तो ऑप्शन अगर यही होते तो उस टाइम जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, नियंत्रक युक्ति है। तो अपने जो है यहाँ पर फ्यूज़ पूछा गया, तो फ्यूज़ जो है वो एक प्रकार का क्या है, एक जो है सुरक्षा युक्ति है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन सेफ्टी एसेसरी। जिन बच्चों ने ये ऑप्शन किया है उनका ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी, और पेपर में इनमें से क्वेश्चन आने के आपके बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो अगर आपने पीछे की वीडियो भी नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को भी देखें, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और लाइक कमेंट
ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी पता लगे कि वीडियो आपने जो है अंत तक देखी है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उस बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दीजिए। आपको जो वीडियो है उसको शेयर ज़रूर करना है ताकि जो आपके फ्रेंड सर्किल है उसके अंदर इस वीडियो का जो है उनको फ़ायदा हो सके और जो है उनको बेहतर तरीके से पेपर है वो अटेम्प्ट करने में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।